प्रिय बच्चों, मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 8 का टॉपिक है हमें संसद क्यों चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपने संसद क्यों चाहिए इस अध्याय के बारे में अपने अध्ययन किया था कि जो संसद का स्ट्रक्चर है, संसद का जो संगठन है उसके बारे में अध्ययन किया था तथा संसद की क्यों आवश्यकता पड़ी और जो पहले ब्रिटिश समय भारत की क्या स्थिति थी और सरकार के कौन कौन से अंग थे इनके बारे में अपन ने जान लिया था तथा साथ में जो संसद के सदन है लोकसभा और राज्यसभा इसके बारे में भी जान लिया था कि उसमें कितने सदस्य हैं और प्रत्येक जो सदस्य है वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता। किसी राज्य में ज्यादा जनसंख्या है तो वहां पे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी ज्यादा है, यानी जनसंख्या के अनुपात में ही सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। कुछ राज्य छोटे हैं जिनमें जनसंख्या भी कम है तो वहां पे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी कम है। तो जो ये राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की आवंटन का जो विषमता है उसके पीछे एक ही कारण है, जनसंख्या। यदि जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां पे सांसदों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको सांसद कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो इनके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में जान लिया था। संसद के मुख्य 3 कार्य बताए गए हमारे अध्याय में। पहला कार्य है सरकार बनाना, दूसरा है सरकार का मार्गदर्शन करना, नियंत्रण करना और तीसरा कार्य है कानून बनाना। तो तीनों जो कार्य है उनका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला कार्य है संसद का, संसद के कार्य। पहला कार्य है सरकार बनाना। इस कार्य का अध्ययन करने से पहले अपन पहले वाले वीडियो में जो पढ़ा था उसका अपन पुनः स्मरण करेंगे कि जो सरकार है उसके 3 अंग थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को हमारे देश में संसद कहा जाता है और कार्यपालिका है उसका कार्य था कानून लागू करना। तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति ये आते हैं और संसद के अंदर 3 अंग का अपन ने अध्ययन किया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और एक उसका अंग है वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ पे कार्यपालिका में भी शामिल है और व्यवस्थापिका में भी शामिल है और व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। इस शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है, संस्थात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। यानी लोकतंत्र जो शासन प्रणाली अपनाई गई है उसी में एक प्रकार है वो है संस्थात्मक शासन प्रणाली। तो हमारे देश में संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। सरकार के बारे में अपन ने देखा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तीसरा अंग है न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका में 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद। तो कार्यपालिका में शामिल है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद। तो ये जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा राज्यसभा को अपन संसद बोले तो एक ही बात है।
यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके सदस्य होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं, जो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से हो सकते हैं। लोकसभा है, इसकी जो वर्तमान सदस्य संख्या है, वर्तमान सदस्य संख्या यह है 545। जिस सदन की बात करें लोकसभा की, लोकसभा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको प्रत्यक्ष जनता चुनती है, जबकि राज्यसभा के सदस्य हैं उनको जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं चुनकर अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता स्वयं वोट देके इनको चुनती है। तो स्वयं वोट देके चुनती है, इसलिए ये जो सदन है ये जनता का लोकप्रिय सदन है, यह जनता के सीधा प्रतिनिधित्व इसमें भाग लेते हैं। तो इनमें जो 545 सदस्य हैं, इनमें से 542 सदस्य तो निर्वाचित है, और 2 सदस्य हैं मनोनीत। और मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब 543 सदस्य हैं, इन सदस्यों में से बहुमत प्राप्त करने के लिए यानी आधे से ज्यादा सीटें, 272 सीटें किसी दल ने प्राप्त कर ली तो वो क्या कहलाता है? वो सरकार गठित करता है। उसी दल का जो बहुमत प्राप्त दल है उसका जो मुखिया होता है वो तो प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री है वो अपने दल के सदस्यों को ही मंत्री पद पे आसीन करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होते हैं। बहुमत प्राप्त दल का अर्थ ये हुआ कि 542 में से 272 सीटें जिस दल ने प्राप्त कर ली वो क्या कहलाता है? बहुमत प्राप्त दल कहलाता है या सत्ता दल कहलाता है। यदि किसी दल को 272 सीटें प्राप्त नहीं होती तो वो क्या करता है? जो छोटे दल है उनके साथ गठबंधन करता है, उनको सहयोग करता है उसके साथ में, और इस प्रकार वो सरकार बनाने का कार्य कर सकता है। तो एक दल को भी प्राप्त हो सकती है 272 सीटें, या 2 या 3 या 4 दल अधिक संख्या में मिलकर और एक समूह बना लेते हैं। जैसे 2009 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 206 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन 272 का आंकड़ा वो प्राप्त नहीं कर पाई। तो उन्होंने अन्य दलों के साथ संगठन किया और एक गठबंधन बनाया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, और उसमें उन्होंने सरकार बनाई और 272 का जो आंकड़ा था उसको प्राप्त कर लिया। कम से कम न्यूनतम 272 होनी चाहिए, इससे अधिक कितने भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो भारतीय जनता दल है, भाजपा, भारतीय जनता दल पार्टी, इसको 303 सीटें प्राप्त हुई। तो इस आंकड़ा को इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, और भाजपा का जो मुखिया है वो कौन है? नरेंद्र मोदी है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण की, और उन्होंने अपने जो सहयोगी थे भाजपा के जो सदस्य थे उनको ही मंत्रिमंडल में शामिल किया, उनको मंत्री बनाया गया। और इन प्रधानमंत्री और मंत्री इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो पहला कार्य था सरकार बनाना। तो संसद के सदस्य में अर्थात लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है वो क्या बनाता है? सरकार बनाता है, यानी कार्यपालिका का निर्माण करता है। जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका निर्माण करने का कार्य किस सदन से होता है? लोकसभा से। और लोकसभा में बहुमत का अर्थ क्या हुआ? यानी लोकसभा की जो निर्वाचित सीटें हैं 543 सीटें, उनमें से 272 सीटें जिस दल ने प्राप्त कर ली वो अपनी सरकार का गठन करता है, और उसको क्या बोलते हैं? सत्ता दल कहते हैं। जिसने 272 से अधिक सीटें प्राप्त किए वो क्या कहलाता है? सत्ता दल कहलाता है। और उसी का जो मुखिया होता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है, और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर प्रधानमंत्री अपने जो दल के सदस्य हैं उनमें से व्यक्तियों को मंत्री पद पे नियुक्ति की किससे सिफारिश करेगा? राष्ट्रपति से करेगा। और मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन उसके पीछे सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अहम भूमिका किसकी रहेगी? प्रधानमंत्री की रहेगी। तो इस प्रकार सरकार बनाने का कार्य भी कौन करता है? संसद करती है, क्योंकि संसद में जो लोकसभा है इसमें बहुमत प्राप्त दल को राष्ट्रपति क्या बनाता है? कार्यपालिका गठन करने के लिए आमंत्रित करता है। उसमें एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और अन्य व्यक्तियों को मंत्री बनाकर एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसको क्या कहा जाता है? सत्ता पक्ष कहलाता है। और इससे जो
कम सीटें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें 272 का आंकड़ा प्राप्त नहीं किया। जो इससे सेकंड नंबर की जो पार्टी है वो क्या कहलाती है, विपक्ष कहलाती है। यानी इस दल का विरोध करने वाले क्या कहलाते हैं, विपक्ष कहलाते हैं। उनकी भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जो सरकार की नीतियां सत्ता पक्ष बनाता है वो कुछ कमियां या जनता की जो आकांक्षाएं उनकी अनुरूप शासन नहीं करता, तो विपक्ष दल उसका विरोध करता है और जनता तक उनकी आवाज पहुंचाता है और जनता से समर्थन प्राप्त करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार विपक्षी दल की भी उतनी भूमिका है जितनी सत्ता पक्ष की है। तो अपन एक बार इसको देखते हैं। सत्ता दल जिसने सरकार बनाई है, जिसने 272 से अधिक सीटें प्राप्त की हैं। लोकसभा में 5 वर्ष बाद में जब चुनाव होते हैं तो प्रत्येक दल अपने अपने उम्मीदवार को अपने अपने क्षेत्र में मनोनीत करता है और वहां की जनता उनको वोट देकर निर्वाचित करती है। जिस दल पे जनता को विश्वास होता है, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का उनको विश्वास होता है, उस दल को वो अधिक बहुमत प्राप्त प्रदान करते हैं और जिससे वो क्या बनाता है, अपनी सरकार का गठन करता है। फिर इसका जो विरोध करता है वो कहलाता है विपक्ष। सत्ता पक्ष पर दबाव व नियंत्रण रखता है। तथा जो सत्ता दल है उसकी जो कमियां उनको सरकार या जनता तक उजागर करता है। इस प्रकार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही संस्थात्मक शासन प्रणाली में अहम भूमिका होती है। ये तो था अपना सरकार बनाने का। फिर इसके बाद में आता है कि सरकार पे नियंत्रण रखना। संसद का दूसरा कार्य है सरकार पे नियंत्रण रखना। सरकार पर नियंत्रण व मार्गदर्शन। दूसरा कार्य था सरकार पर नियंत्रण रखना और मार्गदर्शन करना। नियंत्रण किस प्रकार रखते हैं, जैसे अभी अपन ने बात की कि जो सत्ता पक्ष है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सरकार से या देश से संबंधित जो नीतियों का निर्माण किया जाता है, उन नीतियों में कुछ कमियां हैं तो उनको जो विपक्ष है वो क्या करेगा, उसका विरोध करेगा या उस कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार सरकार पे नियंत्रण हो गया। और जो विपक्ष है वो भी संसद का सदस्य है और जो सत्ता पक्ष है वो भी संसद का सदस्य है। तो दोनों ही संसद के सदस्य होने के कारण संसद का कार्य हो गया सरकार पर नियंत्रण करना। दूसरा है मार्गदर्शन करना। जो कमियों को विपक्ष दल बाहर जनता तक पहुंचाता है तो सरकार से वापिस जो फीडबैक आता है उनको वापिस सरकार की नीतियों पे प्रभाव पड़ता है और सरकार उससे अच्छी नीतियां बनाने का कार्य करती है। इस प्रकार सरकार के लिए एक वो क्या बन गया, मार्गदर्शन बन गया। जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछता है। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, तारांकित और दूसरा होता है अतारांकित। इससे पहले अपन एक संसद 70 के बारे में जान लेते हैं। संसद 70 का अर्थ हुआ, पहले तो इसको बुलाता है राष्ट्रपति। यानी संसद का जो 70 है वो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। संसद 70 बुलाने का अर्थ ये हुआ कि संसद के जो सदस्य हैं उनको सरकार से संबंधित नीतियों के निर्माण करने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है और वो क्या कहलाता है, संसद 70 कहलाता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। जब संसद 70 होता है तो उसमें प्रश्नकाल का समय आता है। प्रश्नकाल यानी जो ये प्रश्नकाल का जो समय है, इसमें सत्ता पक्ष से जो विपक्ष के या अन्य जो भी विधायक हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। सरकार की जो कमियां उनको उजागर कर सकते हैं या सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लिखित और अलिखित दोनों में उत्तर या जनता के सामने उनका फीडबैक उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ये एक नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है प्रश्नकाल।
यानी संसद सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और संसद सत्र का विघटन भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और जो संसद सत्र है वो एक साल में कम से कम 2 बार आयोजित होना चाहिए, यानी एक संसद सत्र और दूसरे संसद सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक साल में कितने संसद सत्र होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अधिकतम कितने भी बुलाए जा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम है वो कितने होने चाहिए? 2 संसद सत्र तो होने आवश्यक है, क्योंकि एक संसद सत्र और दूसरे संसद सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। संसद सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और उसका विघटन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्यों करता है? नहीं, क्यों बुलाया जाता है? इसके पीछे कारण है कि जो देश से संबंधित जो नीतियां हैं उनको बनाने के लिए सभी जो सांसद हैं, जिनको अपन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, वो एकत्रित होकर हमारे देश से संबंधित नीतियां योजनाएं बना सकें। तो जो संसद सत्र है उसमें जो प्रश्नकाल का समय है उसमें विपक्ष दल है वो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, तारांकित और अतारांकित। यानी मंत्री से संबंधित जो भी योजनाएं उसके विभाग में जो भी कार्य चल रहे हैं उनके बारे में प्रश्न कर सकता है। प्रश्न 2 प्रकार के होंगे, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। जिनका जवाब मौखिक चाहिए, उत्तर किसमें चाहिए? मौखिक। उनको तो क्या कहा जाता है? तारांकित प्रश्न कहा जाता है। जिनका जवाब लिखित में चाहिए उनको अतारांकित कहा जाता है। तारांकित का क्या हुआ? जो भी प्रश्न पुटअप किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष है वो क्या करता है? उसमें तारा या स्टार अंकित कर देता है, और इसी नाम से इस प्रश्न का नाम पड़ गया तारांकित। और तारांकित स्टार अंकित करने का अर्थ हुआ कि इसका जवाब है तुरंत उसी समय और मौखिक चाहिए। और जो समसामयिक घटनाएं हैं और जो छोटे क्वेश्चन है उनका उत्तर कैसे पूछा जाता है? तारांकित प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, मौखिक रूप में पूछा जाता है। और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन पे स्टार नहीं अंकित किया जाता, उसका अर्थ हो जाता है कि इनका जवाब लिखित में देना, उनके लिए समय अवधि दी जाती है, जबकि तारांकित समय में उसी समय उसका जवाब देना होता है। तो इस प्रकार जो सरकार पे नियंत्रण रखने का कार्य क्या हो गया? प्रश्नकाल हो सकता है, जिसमें सरकार को नियंत्रित भी करते हैं। और मार्गदर्शन इस प्रकार हुआ क्योंकि उसको कमियों को उजागर करके उस योजना को सही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए फीडबैक मिल जाता है, मार्गदर्शन मिल जाता है। इससे अगला कार्य है संसद का कानून बनाना, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था कि जो सरकार है उसके 3 अंग हैं, तीनों के अलग अलग कार्य थे। उनमें संसद का जो कार्य था वो मुख्य कार्य था कानून, या इसको अपन बोले विधि बनाना। कानून और विधि बनाने से संबंधित इससे जो नेक्स्ट अध्याय है उसमें इसका विस्तृत विवरण किया गया है। इससे पहले अपन देखते हैं कानून या विधि बनाना, यानी सरकार को जो योजनाएं बनानी है, सरकार को देश के संचालित करने के लिए जो नीतियां बनानी है, लोक कल्याणकारी कार्य करने हैं, उनके लिए जो जिस कानून की आवश्यकता पड़ती है वो कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। और संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, जो 2 सदन है अपने, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के जो सदस्य हैं उनको अपन सांसद कहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो किसी मुद्दे या किसी लोक कल्याणकारी योजना से संबंधित प्रस्ताव बढ़ा के लाते हैं, उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है और दोनों सदन उसको पारित कर देते हैं, तब तक वो विधेयक ही कहलाता है। दोनों सदनों में इस विधेयक को रखा जाता है। राज्यसभा में भी रख सकते हैं और लोकसभा में भी रख सकते हैं। राज्यसभा ने पारित किया, लोकसभा के पास आएगा, और लोकसभा ने उसको पारित कर दिया तो वो राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। इसके विपरीत ऐसी हो सकती है, पहले लोकसभा में रखा जाता है, फिर लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से फिर कानून बन सकता है। तो विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखा जा सकता है। विधेयक का अर्थ यह हुआ कि जो संसद के सदस्य हैं वो किसी प्रस्ताव या योजना को लाकर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, वो क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। और दोनों सदन उसको पारित कर देते हैं तो फिर वो राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, अपनी अनुमति देते हैं, वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो संसद का जो मुख्य कार्य है वो है कानून बनाना।
फिर लोकसभा में जो सीटों का अलॉट किया गया उसमें कुछ वर्गों को विशेष छूट दी गई है या उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है, क्योंकि उन जो समुदाय है उनके लिए उनकी जो नीतियां हैं उनके बारे में जो भी योजनाएं हैं तो वो स्वयं भाग लेकर उसको प्रभावी रूप से कर सकें, इस प्रकार उनके लिए आरक्षित की गई है, जबकि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। तो अपन देखें अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जाति है उसमें लोकसभा में सीटें हैं उसके लिए 84, और जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 47 सीटें क्या है, आरक्षित है। जो अपनी 543 सीटें, इन सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये था अपना कि हमें संसद क्यों चाहिए और संसद के जो कार्य थे उनके बारे में अपने अध्ययन कर लिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन कानून की जो समझ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।